हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक और मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इनहेंस करेंगे अपनी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और दोस्तों आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिलेंगे और इनमें जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं उनको बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी के स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं। टाइटल है द डॉग एंड द एस, यानी कुत्ता और गधा। तो ये जो स्टोरी है कुत्ते और गधे के बारे में है। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है ये जानने के लिए स्टोरी में एंड तक बने रहिए। अ वॉशरमैन हैड अ डॉग एंड एन एस। तो अ वॉशरमैन एक धोबी के, हैड का मतलब है पास था, अ डॉग एक कुत्ता, एंड एन एस और एक गधा। एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था, ये इस सेंटेंस का मतलब है। अब इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसमें हेड का यूज किया गया है जो कि एक पोजीशन के रूप में आया है। हेड के बाद अगर कोई भी एक्शन वर्ब होती यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनता और हेड हेल्पिंग वर्ब होती। बट यहाँ पर हेड का जो सेंस है वो एक पोजीशन का है, यानी अधिकार। जब एक इंसान यानी जब कोई एक नाउन किसी दूसरी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है तो उस सेंस में हैज एम हैड का यूज किया जाता है। पास्ट में है तो हैड, प्रेजेंट में होता है तो हैज या हैव आता। तो इसका मतलब है एक धोबी के पास था, तो इसका सेंस है पास था या रखता था। तो एक धोबी के पास था एक कुत्ता और एक गधा। ही यूज टू लोड द एस विद डर्टी क्लॉथ्स फॉर वॉशिंग। तो क्या मतलब हुआ, ही यानी वह। ही एक प्रोनाउन है जो कि वॉशरमैन के लिए बोला गया है और सब्जेक्ट का काम करता है यहाँ पर। ही यानी वो, यूज टू लोड का मतलब है लादा करता था यानी वजन लादा करता था। जो यूज का यूज किया जाता है तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका प्रयोग पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है और जिसका हिंदी अनुवाद हम करता था से करते हैं, यानी यूज टू लोड लादा करता था। द एस यानी गधे को, विद डर्टी क्लॉथ्स यानी गंदे कपड़ों से, फॉर वॉशिंग धोने के लिए। तो ये सब्जेक्ट है आपका, यूज टू लोड आपका ये वर्ब हो गई और द एस यानी गधे को ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है क्योंकि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो वो एक गधे को लादा करता था। क्या चीज, विद का मतलब होता है साथ या से या लेकर भी होता है। तो यहाँ से जो कि एक प्रेपोजिशन है, वो प्रेपोजिशन क्या होता है, एक नाउन से पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन से दिखाता है। डर्टी क्लॉथ्स का मतलब है गंदे कपड़े। क्लॉथ्स यहाँ पर आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और कपड़े कैसे थे, डर्टी यानी गंदे। ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसका मोस्टली यूज जो है ना नाउन से पहले ही किया जाता है और जिस नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है ये उसको ही क्वालिफाई करता है, यानी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो कपड़े कैसे गंदे थे, इसलिए फॉर वॉशिंग धोने के लिए। यहाँ पर आपका एक और प्रेपोजिशन है और जिसका सेंस है के लिए, यानी फॉर के लिए। और फॉर का यूज जब किया जाता है लिए के सेंस में, लिए के लिए टू और फॉर दोनों में से किसी एक चीज का यूज किया जाता है। टू जब आता है जब उसके आगे कोई भी वर्ब होती है और फॉर का यूज तब किया जाता है जब आगे कोई नाउन होता है। तो यहाँ वॉशिंग जो है वो आपका एक वर्बल नाउन है। इसको हम नाउन बोलेंगे लेकिन ये वर्बल नाउन कहलाएगा और वर्बल नाउन यानी जर्न। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है और उसका यूज जब नाउन की तरह होता है तो वो जर्न एक वर्बल नाउन कहलाता है, यानी उसको जर्न कह सकते हैं, यहाँ वर्बल नाउन कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों रूपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में है और एक वर्बल नाउन है। तो वो गधे के ऊपर कपड़े मतलब धोने के लिए गंदे कपड़े लादा करता था। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, ये आपका टाइम दिया गया। अर्ली यानी जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह को। एंड रीच द प्लेस फॉर वॉशिंग अलोंग विद हिज डॉग। एंड रीच यानी और पहुंचता था। तो ये जो आपका रीच है ये यूज टू से ही रिलेट करता है, यानी यूज टू रीच और पहुंचा करता था। द प्लेस उस जगह पर, कौन सी जगह पर, जहां पर कपड़े धोए जाते थे। फॉर वॉशिंग धोने के लिए, अलोंग विद का मतलब है के साथ, हिज डॉग अपने कुत्ते, और वो अपने कुत्ते के साथ उस कपड़े धोने के स्थान पर पहुंचा करता था। द डॉग
लुक्ड आफ्टर द वॉश्ड क्लॉथ्स वाइल ड्राइंग इन हिज एब्सेंस। तो इसका मतलब है द डॉग यानी वो कुत्ता, लुक्ड आफ्टर आपका एक फ्रेजल वर्ब है, यहां पर ये आपका फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जब एक मेन वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगा होता है तो वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है और उसका सेंस जो है ना वो चेंज हो जाता है। लुक्ड मीन्स होता है देखना, लेकिन लुक्ड के साथ जब आफ्टर लगा है तो लुक आफ्टर का मीनिंग हो गया देखभाल करना, किसी के ऊपर नजर रखना। तो यहाँ सब्जेक्ट द डॉग और ये लुक्ड आफ्टर एक वर्ब है। क्या देखता था, किस चीज की देखभाल करता था? द वॉश्ड क्लॉथ्स का मतलब है धुले हुए कपड़ों की, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कुत्ता लुक्ड आफ्टर देखभाल करता था द वॉश्ड क्लॉथ्स धुले हुए कपड़ों की। ये जो वॉश्ड है ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कपड़े कैसे थे? वॉश्ड यानी धुले हुए थे। वॉश मीन्स धोना एक वर्ब भी होता है, लेकिन जब इसका यूज हम एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि कपड़े कैसे थे? वॉश्ड थे। तो इस तरह से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर ये जो है ना ये एडजेक्टिव है आपका। तो कुत्ता धुले हुए कपड़ों की देखभाल करता था। वाइल्ड ड्राइंग का मतलब है सूखते समय, यानी जिस समय कपड़े सूखा करते थे तो उस समय वो कपड़ों की देखभाल करता था। इन हिज एब्सेंस यानी उसकी अनुपस्थिति में या उसके ना होने पर। किसके? धोबी के। द एस यूज टू स्टैंड अंडर द ट्री शेड फॉर द इंटायर डे डूइंग नथिंग। यहां पर बात हो रही है उस गधे की, अब जो कपड़े लाद कर लाया करता था। तो दयास यानी वो गधा यूज टू स्टैंड खड़ा हो जाया करता था। यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खड़ा हो जाया करता था। अंडर का मतलब होता है के नीचे। द ट्री शेड का मतलब है पेड़ की छाया। फॉर यानी तक। इंटायर डे पूरा दिन। डूइंग नथिंग का मतलब है कुछ ना करते हुए। डूइंग मतलब करना, नथिंग कुछ नहीं, यानी कुछ ना करके वो गधा पूरा दिन पेड़ की छाया में खड़ा हुआ करता था। अब स्ट्रक्चर की बात करें, ये यूज टू स्टैंड ये पास्ट इंडेफिनिट है। अंडर एक प्रेपोजिशन है जिसका सेंस होता है के नीचे, और के नीचे के लिए यहाँ अंडर का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है और उससे टच नहीं होती है। द ट्री शेड आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फॉर का यूज जो है ना ऊपर आपने देखा फॉर के लिए, लेकिन यहाँ फॉर का मतलब है तक। जब फॉर के आगे टाइम दिया जाता है तो उसका सेंस निकलता है तक। द एंटायर डे यानी पूरा दिन। डूइंग नथिंग कुछ ना करके। द वॉशरमैन यूज टू रिटर्न इन द इवनिंग एंड अगेन लोड। तो इसका मतलब है द वॉशरमैन यानी धोबी यूज टू रिटर्न वापस लौटता था। इन द इवनिंग का मतलब है शाम को। इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, जब सुबह को या शाम को। दिन के ये जो दो हिस्से होते हैं इनका जब हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो इनसे पहले प्रेपोजिशन इनका यूज किया जाता है। तो धोबी शाम को वापस लौटता था। एंड अगेन और दोबारा से। लोड का मतलब है लादता था। वॉश्ड क्लॉथ्स यानी धुले हुए कपड़ों को। ऑन द बैक यानी पीठ के ऊपर। ऑफ द एस यानी गधे की, और गधे की पीठ के ऊपर धुले हुए कपड़े दोबारा से लादता था। तो ये जो मैंने सर्कल की है ये आपके प्रेपोजिशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो नाउन से पहले आते हैं और इस नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से शो करते हैं। तो ऑन द बैक पीठ के ऊपर, ऑफ द एस गधे की, एंड रिटर्न और वापस लौटता था होम घर। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ या साथ लेकर। इसका मतलब या तो के साथ पढ़ेंगे या साथ लेकर। हिज डॉग अपने कुत्ते को, और अपने कुत्ते के साथ घर वापस लौटता था। वन नाइट अ थीफ केम टू हिज हाउस। तो वन नाइट यानी एक रात को, टाइम दिखा रहा है, एडवर्ब है। एक रात को, अ थीफ एक चोर, केम यानी आया, टू हिज हाउस इसके घर में। टू एक प्रेपोजिशन है। एक रात एक चोर उसके घर में आया। टू प्रेपोजिशन, और इसका चाहे सेंस आप में लगाइए या के पास लगाइए, दोनों सेंस आ जाते हैं और किसी भी स्थान से पहले टू का यूज किया जाता है। तो केम जो है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर थीफ से पहले ए का यूज किया है। ए आपका एक डिटरमाइनर होता है और इनडेफिनेट डिटरमाइनर होता है, यानी अनिश्चित। जब आगे का जो नाउन होता है वो फिक्स नहीं होता है कि वो मतलब कौन सा है, तो उससे पहले हम डिटरमाइनर ए एन का यूज करते हैं। तो एक रात एक चोर उसके घर में आया। अब एक चोर की बात हो रही है, कौन सा चोर है ये पता नहीं। द डॉग, अब इससे पहले दा लगा हुआ है, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर उस कुत्ते की ही बात हो रही है जो कुत्ता उस धोबी के पास था। किसी अन्य कुत्ते की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो डॉग है वो फिक्स है, वही कुत्ता है जो
धोबी के पास था। तो इसीलिए जब भी ऐसी चीजें फिक्स होती है तो वहां पर आपका डिटरमिनर द यूज किया जाता है। द डॉग यानी कुत्ता हर्ड द साउंड बट टर्निंग हिज बैक ही स्लेप्ट एज बिफोर। तो इसका मतलब है कुत्ते ने हर्ड का मतलब है सुना। जब कोई आवाज सुनी जाती है तो हर्ड हेयर होता है, सेकंड फॉर्म में हर्ड, सुना द साउंड आवाज को। उस कुत्ते ने आवाज को सुना बट लेकिन, और बट आपका एक कंजक्शन है जो कि जिसको हम कहते हैं कनेक्टर का काम करता है, यानी कनेक्टर, दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने वाला। तो बट यानी लेकिन, और इसका यूज विरोध में किया जाता है, यानी जब दो विरोधी बातें आपस में कनेक्ट की जाती है तो वहां बट यट वगैरह का यूज किया जाता है। लेकिन टर्निंग का मतलब होता है घुमाकर। हिज बैक अपनी पीठ को, ही स्लेप्ट वो सो गया, ये स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, सो गया, एज यानी तरह, बिफोर पहले की। कुत्ते ने आवाज को सुना लेकिन अपनी पी वो पहले की तरह अपनी पीठ को घुमाकर सो गया, यानी उसने आवाज को तो सुना लेकिन उसे उस चीज को नजरअंदाज किया और पीठ को घुमाया और जैसे पहले की तरह वो सो गया। तो टर्निंग इस कंडीशन में इसका हिंदी अनुवाद कर आता है। द डॉग वॉज स्लीपिंग अंडर द कॉट एंड द एस वॉज टाइड टू अ पैग। द डॉग यानी वो कुत्ता वॉज स्लीपिंग सो रहा था, वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हिंदी सेंस आएगा रहा था, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। कुत्ता सो रहा था अंडर द कॉट यानी चारपाई के नीचे, जिस तरह से अभी आपने पीछे पढ़ा था पेड़ की छाया के नीचे, वैसे ही चारपाई के नीचे, क्योंकि वो चारपाई के नीचे है बट चारपाई से वो टच नहीं है, तो इस सेंस में अंडर आएगा। और वो चारपाई के नीचे सो रहा था, एंड द एस और वो गधा, अब यहाँ फिर से दा का यूज किया है। तो किस गधे की बात हो रही, जो धोबी के पास था उसी गधे की बात हो रही, ना किसी दूसरे गधे की। वॉज टाइड यानी बंधा हुआ था, पैसिव वॉइस से बंधा हुआ था क्योंकि बांधने वाला कोई और ही था। गधा बंधा हुआ था टू आ पैग, एक खूंटे से, जो खूंटी होती है बांधने की उससे, तो एक खूंटे से बंधा हुआ था। व्हेन द एस नोटिस्ड द डॉग गोइंग बैक टू स्लीप इवन आफ्टर सीइंग द थीफ ही गॉट एंग्री। तो इसका मतलब व्हेन यानी जब, व्हेन यानी जब, यहाँ पर व्हेन का मतलब कब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये एक आपका रिलेटिव एडवर्ब है। यहाँ पर ये एक रिलेटिव एडवर्ब है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वेन यानी जब, यानी जिस समय, दैस उस गधे ने, नोटिस का मतलब है देखा था डॉग कुत्ते को, गोइंग बैक वापस जाते, गोइंग बैक टू स्लीप का मतलब है वापस सोने जाते समय, इवन का मतलब है भी, आफ्टर सीइंग देखने के बाद, द थीफ चोर को, ही गॉट एंग्री वो गुस्सा हो गया, यानी जिस समय गधे ने कुत्ते को चोर को देखने के बाद भी वापस सोते हुए सोने के लिए जाते समय देखा या जाते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया कि बताओ चोर को देख लिया फिर भी वो सो रहा है। ही रेब्यूक्ड द डॉग, उसने क्या किया, रेब्यूक्ड का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, किसी को चिल्लाना, डांटना, फटकार लगाना, उसको रेब्यूक कहते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है, ही रेब्यूक्ड, उसने डांट लगाई द डॉग उस कुत्ते की, यू आर नॉट अ लॉयल डॉग, यानी तुम आर हो नॉट नहीं, अ लॉयल डॉग कहते हैं एक वफादार, लॉयल का मतलब था विश्वसनीय, किसी के भरोसेमंद, वफादार, उसको हम लॉयल कहते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज क्वालिफाई कर रहा है कुत्ते को। यहाँ पर कुत्ते कैसा कुत्ता था, लॉयल, तुम एक वफादार कुत्ते हो। द मास्टर फीड्स यू बट यू डोंट डू योर ड्यूटी, इसका मतलब है द मास्टर यानी मालिक, फीड्स का मतलब होता है खिलाता है, फीड्स का मतलब है खिला, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है और सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं और इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। यू यानी आपको, तो ये आपका मास्टर जो है सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और यू एक ऑब्जेक्ट है। मालिक तुमको खाना खिलाता है बट लेकिन, यू डोंट डू तुम नहीं करते हो, योर ड्यूटी अपना काम, लेकिन तुम अपना काम नहीं करते हो, यानी अपना जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम नहीं निभाते हो। यू सॉ, तुमने देख लिया था द थीफ चोर को। वाई डोंट यू बार्क, यानी तुमने चोर को देखा, वाई मीन्स क्यों, डोंट यू तुम नहीं, बार्क भौंकते हो, जब तुमने चोर को देखा तो तुम क्यों नहीं भौंके। द डॉग स्नॉर्ल्ड, स्नॉल्ड, स्नॉल्ड का मतलब होता है किसी की तरफ गुर्राना, तो कुत्ते ने गुर्राते हुए उससे कहा, यहाँ पर जो है ना वर्ब का काम कर रहा है ये, कुत्ते ने गुर्राते हुए कहा शट अप, यानी चुप हो जाओ। द मास्टर फीड्स मी एंड इन रिटर्न आई गॉड द ड्राइंग क्लॉथ्स ऑल डे लॉन्ग, तो इसका मतलब है मालिक फीड्स मी मुझको खाना खिलाता है, एंड इन रिटर्न का मतलब है बदले में,
जो वो मुझे खाना खिलाता है उसके बदले में आई गॉड मैं देखभाल करता हूँ, रखवाली करता हूँ। द ड्राइंग क्लॉथ्स यानी सूखने वाले कपड़ों की, जो कपड़े सूखने के लिए डाले जाते हैं उनकी मैं रखवाली करता हूँ। तो ड्राइंग आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। ऑल डे लॉन्ग यानी सारा दिन, ऑल डे लॉन्ग ये पूरा आपका टाइम है और इसको हम एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि जो भी टाइम होता है वो एडवर्ब ही होता है, जो प्लेस होता है वो भी एडवर्ब ही होता है। और मैं सारा दिन उनकी देखभाल करता हूँ। ही मस्ट लेट मी रेस्ट ड्यूरिंग द डे इफ ही वांट्स मी टू कीप विजिल एट नाइट। यानी ही उसको मस्ट चाहिए। मस्ट एक आपका मॉडल वर्ब है और इसका यूज कंपलसरी कामों के लिए किया जाता है। जब कोई भी एक्शन कंपलसरी होता है, अवश्य जिस काम को करना होता है, तो वहां मस्ट का यूज किया जाता है। तो ही मस्ट उसको चाहिए, लेट का मतलब होता है देना, और ये लेट क्या होता है, अनुमति के लिए, परमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। लेट यानी देना, मी मुझको रेस्ट आराम करने। ड्यूरिंग का मतलब है समय, द डे दिन, उसको मुझे दिन के समय आराम करने देना चाहिए। इफ अगर ही वांट्स वो चाहता है, मी मुझसे, टू कीप विजिल का मतलब है रखवाली करवाना। विजिल एक, टू कीप विजिल, यहाँ पर जो विजिल है ना वो आपका एक नाउन के रूप में आया है। ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टू कीप रखना ये आपका इन्फिनेटिव है और विजिल नाउन है यानी नजर, रखवाली जिसको हम कहते हैं। तो टू कीप रखना, विजिल यानी नजर, पूरे को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो मुझसे अगर रखवाली करवाना चाहता है एट नाइट, रात को, तो उसको मुझे दिन के समय में आराम देना होगा या देना चाहिए। लेट मी स्लीप, मुझको सोने दो। द डॉग वेंट बैक टू स्लीप, यानी द डॉग कुत्ता वेंट चला गया, बैक टू स्लीप यानी दोबारा से सोने। द एस ग्रम्बल्ड, और वो गधा, ग्रम्बल्ड का मतलब है बड़बड़ाना, ग्रम्बल करना यानी बड़बड़ाना। तो गधा बड़बड़ाया और कहा दैट डॉग इज अ शेम, यानी उसको, ये कुत्ता तो बड़ा, मतलब इसको तो शर्म, मतलब शर्म आना चाहिए। दैट डॉग इज अ शेम यानी बहुत शर्म की बात है उस कुत्ते के लिए, वो बोला। नाउ आई मस्ट डू हिज जॉब, आई मिस मुझको, मस्ट डू यानी करना होगी, हिज जॉब करना होगा, हिज जॉब उसका काम, अब मुझे ही उसका काम करना होगा। आई विल वेक द मास्टर अप, अब इस अप को हम वेक के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वेक अप, तो वेकअप का मतलब होता है जगाना। तो मुझे मालिक को जगाना होगा, एंड सेव और बचाना होगा हिज हाउस, उसके घर को। फ्रॉम का मतलब है से, प्लंडर का मतलब होता है लूटपाट। प्लंडर यानी जब लूट हो जाती है, डकैती जिसको हम कहते हैं, चोरी, तो इस टाइप की चीज़ों को हम प्लंडर कहते हैं। तो अब मुझे उसका जो काम है वो करना होगा, और मुझे घर को लूट से बचाने के लिए मालिक को जगाना होगा। द एस स्टार्टेड ब्रेइंग, गधे ने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, और ब्रेइंग का मतलब होता है रेंकना। जब गधा जो बोलता है उसको ब्रे कहते हैं, तो ब्रेइंग यानी रेंकना शुरू कर दिया। ये आपका जीरंड नाउन है, जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, ऑब्जेक्ट भी है और नाउन का काम भी करता है। गधे ने शुरू कर दिया रेंकना, तो रेंकना क्या है, वर्बल नाउन। व्हेन द वॉशरमैन हर्ड द ब्रेइंग ऑफ द एस एट दैट ऑड आवर, हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, तो इसका मतलब है जब, यानी जिस समय द वॉशरमैन धोबी ने हर्ड सुनी, द ब्रेइंग का मतलब रेंकने की आवाज, ऑफ द एस यानी गधे की। एट का यूज करते हैं टाइम के लिए। एट दैट ऑड आवर का मतलब होता है, ऑड लगा हुआ है, आवर होता है समय, लेकिन ऑड लगा हुआ है, तो ऑड का मतलब होता है विषम, यानी जो चीज होना है वो नहीं है, यानी ऑड आवर का मतलब विषम परिस्थितियां, यानी अजीब समय। जैसे सपोज कीजिए आपकी सुबह का जब 3 से 4 बजे का जो समय होता है, वो एक गहरी नींद अर्थात सोने का समय होता है, और उस समय अगर आपको कोई जगाएगा तो वो आपके लिए ऑड आवर होगा, और उस समय आपको एकदम गुस्सा भी आएगा। तो एट दैट ऑड आवर यानी उस विषम परिस्थिति में, यानी उस अजीब समय में गधे के रेंकने की आवाज जब धोबी ने सुनी, हिज स्लीप, उसकी नींद वॉज डिस्टर्ब यानी टूट गई, तो उसकी नींद टूट गई। अब देखिए क्या होता है, ही फेल्ट वेरी एंग्री, उसने बहुत गुस्सा महसूस किया या उसको बहुत गुस्सा आ गया। ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ। केम आउट, बाहर आया। विद का मतलब है लेकर, आई स्टिक एक डंडे को, एंड थ्रेश्ड का मतलब है कुटाई कर डाली। थ्रेश्ड का मतलब किसी को पीटना, कूटना, मारना, इस तरह का सेंस निकल कर आता है। थ्रेश्ड यानी पिटाई लगाई द एस, गधे की, बैडली बुरी तरह से। तो आप समझ में आया
कि जब धोबी ने उस विषम परिस्थिति में, उस अजीब समय में उस गधे के रेंकने की आवाज को सुना, उसकी नींद टूट गई, उसको बहुत गुस्सा आया, वो खड़ा हुआ, हाथ में एक डंडा लिया और गधे की बुरी तरह से पिटाई कर डाली। तो इसका मतलब ये इस समय ये सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही फैसला लेना ये ज़रूरी है कि किस समय में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, द एस वांटेड टू से समथिंग बट द मास्टर वाज नॉट इन अ मूड टू लिसन। द एस गधा वांटेड चाहता था टू से कहना समथिंग कुछ। गधा कुछ कहना चाहता था। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। गधा चाहता था क्या? टू से समथिंग कुछ कहना, ये आपका टू से कहना ये आपका इन्फिनेटिव है और ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट है ये कुछ कहना। बट लेकिन द मास्टर मालिक वॉज नॉट नहीं था इन अ मूड टू लिसन का मतलब सुनने के मूड में। लेकिन मालिक सुनने के मूड में नहीं था, उसकी नींद टूट चुकी थी। ही वेंट टू स्लीप, वो सो गया। अगेन दोबारा वो दोबारा से सो गया या सोने चला गया। द पुअर एज शेड टेयर्स इन अ कॉर्नर। बेचारे गधे ने, यहाँ पर जो पुअर है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बेचारे गधे ने शेड बहाए। शेड जो है सेकंड फॉर्म है शेड यानी बहाए टीयर्स आंसू इन अ कॉर्नर एक कोने में बैठकर। द डॉग केम कुत्ता आया देर वहां पर एंड सेड और कहा दैट की इट वाज बेटर अच्छा होता टू माइंड वंस ओन बिजनेस यानी अपने काम से काम रखना। यानी अच्छा होता अगर तुम अपने काम से काम रखते। टू माइंड वंस ओन बिजनेस ये आपका एक ईडियम है और जिसका मतलब होता है अपने काम से काम रखना। तो इट वॉज बेटर टू माइंड वंस ओन बिजनेस ये अच्छा होता अगर तुम अपने काम से काम रखते एंड नॉट पोक द नोज। पोक द नोज ये भी आपका एक इडियम है। पोक द नोज का मतलब है टांग अड़ाना। पोक द नोज ध्यान रखेंगे, नोट कर सकते हैं आप इसको, टांग अड़ाना। तो एंड नॉट पोक द नोज यानी टांग मत अड़ाओ, नॉट लगा हुआ है। इन द अदर्स अफेयर्स यानी दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। अगर ऐसा करोगे तो बेवजह आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अदर्स के साथ आप देख सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा है। सेंस इसका वही है, पोजीशन वाला, अधिकार वाला। हिंदी अनुवाद का की के दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाइए। बात करते हैं थोड़ी सी इसके गिस्ट की। आखिर इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है इस स्टोरी का। गॉड हैज मेड द वर्ल्ड एंड हैज सेट अ स्पेसिफिक रोल फॉर एवरीवन। ईश्वर ने हैज मेड बनाया है, वो आपकी थर्ड फॉर्म है। ये हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ईश्वर ने बनाया है द वर्ल्ड इस दुनिया को एंड हैज सेड और सेट कर दिया है या लिख दिया है या बनाया है स्पेसिफिक रोल एक विशेष भूमिका फॉर एवरीवन हर किसी के लिए। ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है और हर किसी के लिए एक विशेष भूमिका सेट कर दी है। द वन हु ब्रेक्स, या हु की बात करें द वन हु ब्रेक्स यानी वो इंसान जो, यानी कोई भी जो तोड़ता है, द लॉ यानी नियम, इज पनिश्ड उसको सजा मिलती है। कोई भी इंसान जो नियमों को तोड़ता है, कानूनों का उल्लंघन करता है, उसको सजा दी जाती है। यहाँ पर जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है। द डॉग डिड नॉट रिमेन फेथफुल एज रिक्वायर्ड। द डॉग कुत्ता डिड नॉट नहीं रिमेन रहा फेथफुल वफादार एज रिक्वायर्ड का मतलब जैसा कि उम्मीद थी, जैसे कि उसको जरूरत थी मालिक को, लेकिन वहां कुत्ता उस समय वफादार नहीं रहा। द स्ट्राइड गधे ने कोशिश की टू डू करने की दैट ड्यूटी अब उसका कर्तव्य, और उस गधे ने उसका कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की एंड वॉज बीटन और पिटाई लगी यानी पीटा गया। एज नाइट वॉच वॉज द डॉग्स ड्यूटी। क्यों पीटा गया? क्योंकि जो नाइट वॉच का मतलब है रात की रखवाली करना, वॉज द डॉग्स ड्यूटी कुत्ते का काम था। यानी जो काम कुत्ते का था वो काम उसने करने की कोशिश की और उसको मजेदार पिटाई मिली। तो इसका मतलब है दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए। डोंट पोक द नोज इन द अदर्स अफेयर्स यानी दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाइए। अगर ऐसा करोगे तो उसका आपको हो सकता है बैड रिजल्ट देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कीजिए और जो भी आप अपने कुछ कहना चाहते हो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि इसमें मैं पढ़ाते समय क्या मिस्टेक हो रही है, क्या गलतियां हैं, ताकि मैं अपने जो मेथड है पढ़ाने का उसको और बेहतर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।